YouTube channel Tutorials. Friends, today we are going to start the very first chapter of class 12, reproduction in organism. इस चैप्टर में जो हमें डील करना है कि रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फाइनली इसके बाद आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ने हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, बडिंग, बाइनरी फीडर, फ्रेगमेंटेशन, स्टोबुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एपोमेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डील करनी है। तो वन बाय वन करके इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। आप लोग तो पहले से अवेयर हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, आपने इससे पहले छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जरा इस बात को हम समझते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन मतलब आप ये देखो जरा, री मतलब वंस अगेन, री मीन्स वंस अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, अपने जैसा ही स्पीशीज बनाना। वंस अगेन फॉर्मेशन, अपने जैसा आपको कुछ बनाना है। तो बनाना क्या है, कुछ अपने जैसा आपको ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना ही आप कहोगे रिप्रोडक्शन। तो इसको मित्र आप ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वैसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना ही रिप्रोडक्शन। इसका जो डेफिनेशन है, जो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, आपने इससे पहले भी क्लास में पढ़ा है। रिप्रोडक्शन इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organism produces similar kind of offspring, similar kind of offspring। सिंपल सा मतलब है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना ही रिप्रोडक्शन है। आप जरा एक बात पे फोकस करना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, दे grows old and dies, and even of this harsh reality, number of organism is increasing. It makes sure that there is something, and that is reproduction. तो that is reproduction। reproduction के बाद जो आपका अगला टॉपिक है that is लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्शन के बाद हम अगला जो टॉपिक डील करते हैं that is लाइफ स्पैन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन आप मित्र इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द मास्टरपीस ऑफ नेचर, नेचर का दिया हुआ वरदान है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसा ऑर्गेनिज्म आप बनाएंगे। सपोज आप जब इस दुनिया से जा रहे होंगे तो आपके पीछे आपके जैसे लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और आपके पीछे वायरस जा रहा है या बैक्टीरिया जा रहा है। हर ऑर्गेनिज्म अपने पीछे अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म छोड़ के जाएगा। इट मींस दे विल प्रोड्यूस their own kind of offspring. Now come to the life span. Life span simply आप इसे ऐसे कह सकते हैं, the period from birth to natural death, the period from birth to natural death। मतलब आपको ये नेचुरल डेथ बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नेचुरल डेथ वर्ड यूज नहीं किया तो आपका जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ होगा, दैट फेनोमेनन विल बी कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जैसा नहीं सकता। लाइफ स्पैन does not depend upon complexity of the organism, depend upon size and complexity। ऐसा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, size and complexity of the organism, मैं इस बात को जरा समझना। मैंने ये कहा कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। It simply means if two organisms are looking similar, अगर दो
आपको सिमिलर दिख रहा है, सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्रो, ठीक है, एक मैंने क्रो लिया और दूसरा जो मैंने लिया ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास दैट इज पैरेट। इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट इनका जो लाइफ स्पेन है वो सेम नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनकी साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन जो है वो डिफरेंट है। आप जरा देखो, जो क्रो की जो लाइफ स्पेन है इट इज नियर अबाउट 15 ईयर्स, पैरेट जो है मित्र ये आपको मिलेगा 140 ईयर्स के आसपास। तो लाइफ स्पेन जो है कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं कर सकता। साइज किसी और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है उसकी लाइफ स्पेन कम हो सकती है। तो कभी भी ये डिपेंड नहीं करता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो जरा हम चेक करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। आपके पास मतलब मेल फ्लाई है, मेल फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पेन है वो 1 डे, लाइफ स्पेन इज 1 डे। इट मीन्स एक दिन के अंदर ही ये बर्थ करे, रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे एंड फाइनली डेथ कर जाएंगे। तो 1 डे ही की लाइफ साइकिल। देन कम टू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो लाइफ स्पेन दैट इज 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक। देन वी हैव फ्रूट फ्लाई, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये आपके जेनेटिक्स में भी आप इस पे स्टडी करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई लाइफ स्पेन इज 2 वीक। रोज पे आते हैं, रोज आप जानते होंगे रोज। तो मतलब रोज जो है इसका जो लाइफ स्पेन है 5 to 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स। वीट इज ऑल अबाउट 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ। राइस 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ। मित्र जरा ध्यान से देखना इस चैप्टर को। ये सारी जो बातें हैं ये सिंपल है, लेकिन आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे से सीखना है। इस चैप्टर का वेटेज जो है एक क्वेश्चन का है, इट मींस 4 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। चैप्टर छोटा है मतलब, लेकिन आपको जब भी पढ़ाई करना चाहिए पहले चैप्टर से ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर चैप्टर छोटा है तो आसानी से यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा उसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत और सारे और जो लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का वो चेक कर लेते हैं। जैसे आपके पास मान लो हॉर्स है, हॉर्स की जो लाइफ स्पेन है तो ये आपके 60 ईयर्स के आसपास। एलिफेंट मतलब 60 to 90 ईयर्स, 60 to 90 ईयर्स। मित्र जरा यहाँ आते हैं और जैसे आपके पास कैलिफोर्निया रेडवुड फॉरेस्ट जैसे आप रेडवुड ट्री कह सकते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन है दैट इज 4400 ईयर्स, 4400 ईयर्स। मतलब बहुत सारे जूलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मतलब आपके पास टॉर्टॉइज है, टॉर्टॉइज लाइफ स्पेन नियरली 150 ईयर्स के आसपास, 150 ईयर्स। तो मित्र इसे जरा आप अच्छे से कॉपी कीजिए, ठीक है। ये मित्र दिस इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि लाइफ स्पेन आपको समझना ये है कि लाइफ स्पेन जो है कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उससे डिफर होगा। ये बात मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ। नाउ अब एक एक करके जो आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मतलब रिप्रोडक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेनली 2 टाइप का होता है। एक मित्र आपके पास है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल बोले तो मित्र इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, असेक्सुअल मतलब आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे। मतलब असेक्सुअल ऑर्गेनिजम के अंदर जो असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमेशा यूनिपेरेंटल होंगे। मतलब डिफरेंस लिख लेते हैं, यूनिपेरेंटल बोले तो मतलब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पे जरा आप बाई पेरेंट, मतलब ये आपको डेफिनेशन, ये आपको डिफरेंस आता है, लेकिन तो ये आपके नॉलेज के लिए नहीं, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं चाहता हूँ आपको हर चीज आए, इसलिए बोल रहा हूँ। बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल मतलब बाई पेरेंटल बोले तो टू ऑर्गेनिजम्स या टू पेरेंट विल बी इन्वॉल्व, टू पेरेंट विल बी इन्वॉल्व। असेक्सुअल मतलब यहाँ पे अगर कोई पेरेंट असेक्सुअल है तो मतलब इनके जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल सिमिलर, उनमें कोई चेंजेस नहीं, वो दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है तो मतलब ये इनको इवोल्यूशन इतना सपोर्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल पेरेंट है। दूसरी चीज मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गैमेट्स नहीं बनता है, तो गैमेट्स बनेगा नहीं तो गैमेट्स फ्यूज नहीं होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे गैमेट्स बनेगा और फ्यूज भी करेगा। तो नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट बना ही नहीं है तो गैमेट फ्यूज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब मेल गैमेट, जो मेल है वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट बनाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब जो मेल जो गैमेट बन रहा है चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट। Phenomenon is gametogenesis. Formation of gamete is known as, the process of formation of gamete is known as gametogenesis. Now, मतलब गैमेट बना नहीं, फ्यूज भी नहीं हुआ, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर क्लोन पॉपुलेशन। क्लोन या जैसे आप ऐसे कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली they are similar to their parents, they are similar to their parent। मतलब पेरेंट जब एक ही है तो जो भी उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे क्योंकि पेरेंट्स एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, जेनेटिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन होगा, क्या होगा वेरिएशन। और मतलब वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो मतलब यू विल नॉट अडॉप्ट, मतलब इवोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा, इवोल्यूशन मतलब उसको सपोर्ट करेगा जिसके अंदर वेरिएशन हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज मतलब क्लोन पॉपुलेशन तो बन ही रहा है, जो मतलब क्लोन पॉपुलेशन बनते हैं उनको आप बोल सकते हो रैमेट पॉपुलेशन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं दे आर कॉल्ड गैमेट पॉपुलेशन। ना मतलब एक चीज और देखो, यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो मतलब जब डिवीजन होगा तो आपको एक चीज समझना है, जब एक से दूसरा ऑर्गेनिजम बन रहा है तो ओनली माइटोसिस इन्वॉल्व, ओनली माइटोसिस। मतलब यहाँ पे मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ विल बी इन्वॉल्व, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। मतलब ये जो डेफिनेशन है, ये आप जो डिफरेंसेज हैं ये डिफरेंसेज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मित्र मैंने ये आपको दोबारा से बता दिया है ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिक्स रहे। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है। यहाँ पे प्रोजनी जो बनेगी वो एक बार में बहुत सारी प्रोजनी बन सकती है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल जो है ऐसा नहीं होता ना। अब मतलब एक बात जरा समझो, हमने ये तो कह दिया कि असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया, मतलब एक चीज और आप समझो जरा कि बेसिक फीचर क्या होता है रिप्रोडक्शन का। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन,
बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। मतलब ये बात आपको पता है, जब भी रिप्रोडक्शन होगा बेसिक फीचर क्या है रिप्रोडक्शन का, जब रिप्रोडक्शन होगा तो कौन कौन सी फीचर्स इन्वॉल्व हैं। तो आप समझो कि सेल डिवीजन तो होना ही होना है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब तो जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो डिवाइड हो रहा है मतलब तो वो हो नहीं पाएगा, उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं तो आपको दिखेंगे नहीं, है ना। सेल डिवीजन। दूसरा मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स या बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड होना तो सेल डिवीजन तो होना पड़ेगा। डीएनए रेप्लिकेशन तो आपको पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ई ट्रांसफर हो तो डीएनए का रेप्लिकेट करना जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज बोले तो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बोला जाए तो इसका मतलब ये कि गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स फ्यूज करेंगे। अब ये गैमेट्स रिप्रोडक्टिव बॉडीज गैमेट्स मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करेंगे तो मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज का ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, रिप्रोडक्टिव बॉडीज अभी कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव बॉडीज कन्वर्ट्स इनटू ऑफस्प्रिंग, कन्वर्ट्स इनटू ऑफस्प्रिंग। तो मित्र ये बेसिक फीचर है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ये बातें पूछी गई तो आप वहां से इसको बना सकते हैं। मित्र नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। हमें दो रिप्रोडक्शन पढ़ना है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मित्र एक एक करके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कितने टाइप आपको पढ़ने हैं जो आपके टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। मित्र कुछ बातें एनसीईआरटी के अलावा भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो जरा मित्र यहाँ देखो, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखना मित्र कौन कौन से टाइप हैं, आपको मैं टाइप दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक करके इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं सिंपल जो है चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में केवल आपको मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मित्र क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसलिए सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब मित्र देखो कौन कौन से पार्ट हैं आपको जो आपको पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मित्र आपके पास है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। मित्र सेकेंड आपके पास है बडिंग, देन मित्र वी हैव फ्रेगमेंटेशन, देन वी हैव स्पोरुलेशन, देन मित्र आपके पास है, आप जरा इसको यहाँ देखो मित्र थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास, तो मित्र अगला जो है हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मित्र इसमें दो चीज पढ़ना है आपको, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड मित्र दूसरा है नेचुरल। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। आप जरा देखना मित्र बडिंग में आपको क्या पढ़ना है। बडिंग मित्र फिजन मित्र किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना है, एक से दो बन जाना, एक पैरेंटल सेल होगा, पैरेंटल सेल डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म से दो बन जाएगा, दैट इज फिजन। फिजन मतलब डिवाइड होना, बट बाइनरी फिजन एक ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म में बनना, तो दैट इज बाइनरी फिजन। अब इस मित्र बाइनरी फिजन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे मित्र आपको पढ़ना है सिंपल बाइनरी फिजन, नेक्स्ट वी हैव मित्र longitudinal binary फिजन, then we have transverse binary फिजन, एक एक करके इसको आपको समझाता हूँ। सिंपल बाइनरी फिजन एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो यहाँ पे अमीबा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मित्र आपको मिल जाएगा एग्लिना,
मतलब इग्लिना के अंदर आपको दिखेगा, वर्टिसेला के अंदर आपको दिखेगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन तो आपके पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम मित्र इसमें आपके पास डाइएटम्स आ जाएंगे, ठीक है। बडिंग मित्र आप जरा मित्र बडिंग देखो, जो मित्र बडिंग है दो टाइप की आपको पढ़नी है, एक पढ़नी है मित्र एक्सोजीनस बडिंग। मित्र अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बडिंग मतलब मित्र आउटग्रोथ, तो बर्ड अगर बॉडी के बाहर बनता है तो एक्सोजीनस, बॉडी के अंदर बनता है तो एंडोजीनस, और उसी बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग, एंडोजीनस बडिंग। मित्र एग्जांपल देखो जरा आप एक्सोजीनस में इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है मित्र हाइड्रा, ठीक है, देन वी हैव ईस्ट। मित्र एंडोजीनस बडिंग एग्जांपल है जब स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला मित्र। फ्रेगमेंटेशन मित्र आपको बताता हूँ क्या होता है, बॉडी विल ब्रेक डाउन इनटू टू मोर पीसेस एंड ईच पीसेस विल डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल्स। फ्रेगमेंटेशन मित्र यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस की। इस पॉपुलेशन मित्र स्पोर का बनना दो टाइप के स्पोर आपके पास हैं जो मेनली आपको पढ़ने हैं, जू स्पोर और सेकेंड इज कोनिडिया, कोनिडिया। तो जू स्पोर आपको पढ़ना है दो टाइप के हैं, जू स्पोर एंड कोनिडिया। जू स्पोर मित्र आपको एग्जांपल पढ़ना है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। मित्र कोनिडिया के अंदर हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम, ठीक है। मित्र इसके अलावा बहुत सारे गेमी फॉर्मेशन, स्ट्रोबिलेशन जो एक एक करके हम डील करेंगे ना। मित्र इसको एक बार कॉपी करो और कॉपी करने के बाद मैं वन बाय वन बाइनरी फ्यूजन से स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मित्र होपफुली आपने कॉपी कर दिया होगा। ये एग्जांपल्स आपके माइंड में है तो आप बहुत सारी चीजें जो है कर लोगे ना। मित्र कम टू द बाइनरी फ्यूजन। आप जरा मित्र बाइनरी फ्यूजन पे फोकस करना। मित्र बाइनरी फ्यूजन पे आप फोकस करो, आपको बताता हूँ बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। मतलब दो टाइप का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों को मित्र लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। मित्र या तो आप मन में ये लेके चलना कि आपको सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मित्र केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स जो है वो आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, क्योंकि मित्र एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। मित्र बाइनरी फ्यूजन अभी आपने देखा था, इट्स टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मित्र बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, तो हमारे पास पहला था बाइनरी फ्यूजन। मित्र बाइनरी फ्यूजन क्या है, पहले तो मित्र इसका अक्रेस चेक कर लेते हैं, ये होता कहाँ पे, ठीक है। तो मित्र बाइनरी फ्यूजन ये आपको देखेगा इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बाइनरी फ्यूजन वहां पे होगा जहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मित्र यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मित्र किंगडम मोनेरा, मित्र जहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो यहाँ आ जाएगा। मित्र प्रोटिस्ट के अंदर आ जाएगा, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा कह सकते हैं, मित्र प्रोटिस्ट। आप इसके अंदर मित्र यूनिना पढ़ते हैं, यूनिना इज यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको ये दिखेगा बाइनरी फ्यूजन। मित्र बाइनरी फ्यूजन क्या है इसको जरा समझते हैं। मित्र बाइनरी फ्यूजन मैंने आपको बोला था कि फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड होना। बाइनरी फ्यूजन का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल में बटे हैं, अब दोनों इंडिविजुअल एक्ट लाइक अ न्यू इंडिविजुअल्स। मित्र अगर देखो तो यहाँ पे इसको आप बोलोगे पेरेंट सेल, बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू हाफ इंडिविजुअल्स। आप ऐसा कह सकते हैं, टू हाफ इंडिविजुअल and each half individual
half individual will act as new individual। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू हाफ इंडिविजुअल। इट मींस मतलब एक पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे, दो प्रोजेनी बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब जरा एग्जांपल आप चेक करो। फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव अमीबा। मतलब अमीबा को जरा आप देखो, सपोज मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, मतलब दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये अमीबा जो है दिस इज द पेरेंट सेल, दिस इज द पेरेंट सेल। अब मतलब ये जो अमीबा है इस पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो इनलार्ज होगा। दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनलार्ज। न्यूक्लियस इनलार्ज होने के बाद तो मान लेते हैं न्यूक्लियस इनलार्ज हो गया, दिस इज द अमीबा। अब ये जो न्यूक्लियस थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा, सपोज मतलब ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इनलार्ज हो गया, तो न्यूक्लियस इनलार्ज होने के बाद इनका कैरियोकाइनेसिस होगा। इनका क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का बनना इज कैरियोकाइनेसिस। तो अगला स्टेप इज कैरियोकाइनेसिस। ये तो कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से जरा आप इधर फोकस करो, तो कैरियोकाइनेसिस की वजह से ये जो न्यूक्लियस है मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने की कोशिश हो रही है। एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस phenomenon will be cytokinesis। cytokinesis। अब मतलब cytokinesis बोले तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पर डिवाइड कर जाएगा। सपोज यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो अब दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस आएंगे। तो मतलब ये एक अमीबा बन गया आपका, ये दूसरा अमीबा बन गया, दोनों के पास मतलब न्यूक्लियस आ गया। तो मतलब आप जरा इस बात को समझो, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर अमीबी बन गए, तो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। मतलब बाइनरी फ्यूजन से अमीबा डिवाइड हो रहा तो अमीबा इज इमोर्टल, मतलब पेरेंट सेल डिसअपीयर हो गया, पेरेंट सेल मरा नहीं। तो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। अब इस बाइनरी फ्यूजन के बहुत सारे टाइप हैं, तो इसको जरा आप अच्छे से ध्यान से समझ लो। इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब सिंपल सा फेनोमेनन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसको मतलब आप कॉपी कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए ना। मतलब बाइनरी फ्यूजन के बहुत सारे टाइप हैं, जरा इस टाइप को आप समझने की कोशिश करो। मतलब दिस इज नॉट सो हार्ड। बाइनरी फ्यूजन का टाइप कौन कौन सा है तो आपको यही दिखा देता हूँ, आप जरा इस बात को समझिए। मतलब बाइनरी फ्यूजन में जो आपका जो पहला टाइप है, मतलब इसको जरा देखो जरा। बाइनरी फ्यूजन में जो आपका पहला टाइप है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन मतलब सिंपल बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये है द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी फ्रॉम एनी एंगल। अभी जो आपने पढ़ा अमीबा, तो मतलब अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक, द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी फ्रॉम एनी एंगल। अगर साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है किसी भी एंगल से हो रहा है तो उसे आप सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। नेक्स्ट भी है जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मतलब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये है द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं, एग्जांपल इज यूग्लिना, एग्लिना वॉटिसेरा। नेक्स्ट मतलब ये है ट्रांसवर्स, तो मतलब ट्रांसवर्स समझते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन या ट्रांसवर्स डिवीजन। तो मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के अंदर आप देखोगे द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी ट्रांसवर्सली। एग्जांपल इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, तो इट्स द बाइनरी फ्यूजन। नाउ
मित्र बाइनरी फ्यूजन के बाद हम चलते हैं मित्र अपना जो अगला टॉपिक है दैट इज बडिंग। तो मतलब जरा बडिंग पे फोकस कर। कम टू द बडिंग। मित्र सेकेंड हमारे पास था बडिंग। बडिंग मतलब बडिंग का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ डॉटेड सेल फ्रॉम प्रोजेक्शन ऑफ आउटग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम an outgrowth projection, and that outgrowth is called bud. Development of daughter cell from an outgrowth projection of parent cell. Development of daughter cell from an outgrowth projection of parent cell. मतलब parent cell के बॉडी के ऊपर से मित्र एक आउटग्रोथ होगा। ये इनग्रोथ भी हो सकता है, बड है तो बड इनसाइड भी हो सकता है, बड आउटसाइड भी हो सकता है। बड इज अ टाइनी ग्रोथ। बड इज द टाइनी ग्रोथ दैट इज डेवलप ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी। दैट इज डेवलप ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी। मित्र अगर बड बाहर बने तो दैट इज एक्सोजिनस बडिंग। बड अंदर बने तो एंडोजिनस बडिंग। तो आप जरा देखो बडिंग भी दो टाइप का है। एक तो मित्र आपके पास है एक्सोजिनस बडिंग, एंड सेकेंड वी हैव एंडोजिनस बडिंग। अगर बड बाहर बन रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम एन आउटग्रोथ प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ बड। जो बड बाहर बन रहा है मित्र, अगर उससे डॉटर सेल बन रहा है तो उसको आप बोलोगे एक्सोजिनस बडिंग। ये मित्र आपको दिख जाएगा हाइड्रा के अंदर इसके अंदर। सपोज मित्र आपके पास कोई हाइड्रा है, सपोज आपके पास कोई मित्र, ये सपोज ये आपके पास एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर मैं लेता हूं मित्र। सपोज दिस इज द हाइड्रा, मतलब दिस इज द टेंटिकल्स जिससे वो फूड को कैच करेगा, और यहाँ पे एक आउटग्रोथ बना, इससे पेरेंट हाइड्रा, इसके ऊपर दिस इज द आउटग्रोथ, या इसे आप कह सकते हैं बड। अब कुछ टाइम के बाद ये जो बड है, सपोज दिस इज द हाइड्रा, आपका पेरेंटल सेल था, ये पेरेंटल सेल है, ये बड थोड़ी सी और बड़ी हुई। कुछ टाइम के बाद मतलब ये बड थोड़ी सी और बड़ी होगी। सपोज दिस इज द हाइड्रा, ये बर्ड और बड़ी हुई, इसके ऊपर भी टेंटिकल्स बनना शुरू हो गए। ना जब ये बर्ड बन जाएगा और जैसे ही मैच्योर होगा, ये पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक नया पेरेंट बॉडी, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये मतलब पहले एक बर्ड बना, ये बर्ड की थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद इसमें जैसे ही टेंटिकल्स आए, जैसे ही थोड़ा सा ये मैच्योर स्टेज में आया, अपने पेरेंट सेल से हट करके ये डिटैच होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इससे एक्सोजिनस बडिंग, बॉडी के बाहर से हो रहा है, तो इसे आप एक्सोजिनस बडिंग बोलेंगे। हाइड्रा के अंदर आप ये देख सकते हैं, मतलब ईस्ट के अंदर भी आउटग्रोथ बनती है और उसकी वजह से एक नया ईस्ट बन जाएगा। नाउ एंडोजिनस बडिंग, बड इज फ्रॉम इनसाइड, बड इज फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, बड इज फ्रॉम इनसाइड। अगर बड अंदर बनता है तो आप एंडोजिनस बडिंग बोलेंगे। अब जो एंडोजिनस बड बनता है, दिस इज कॉल्ड जेम्यूल्स, दिस इज कॉल्ड जेम्यूल्स। ये अंदर बड बन रहा है, मतलब ये आपके दिखेगा आपको स्पॉन्जिला के अंदर। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो इसके अंदर आपको ये जेम्यूल्स दिखेंगे। इनकी बॉडी जो होती है मतलब पोरस बॉडी होती है। अगर आप एक जेम्यूल्स को देखें स्पॉन्जिला के अंदर कैसे बनता है, ये मतलब पोरस बॉडी है इनकी, दिस इज द पोरस बॉडी, और इनकी जो बॉडी है ऊपर से कवर अप रहेगी जेलस सेल्स से, ये इनकी बॉडी की तरह कवर अप है, और इसी के अंदर जेम्यूल्स बनेंगे।
दिस इज द जेबल्स। ये बहुत सारे जेबल्स बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। पोरस बॉडी है, जिसका पोरस बॉडी, ये बॉडी बाहर से कवर है जेलेटिनस से, सो दैट कि ये ड्राई ना हो। अब जब ये जेबल्स बनेगा तो जेबल्स जब बहुत सारे बड बन जाएंगे, बड इसके बाहर है, तो जब बड इससे बाहर आएगा, सबस्ट्रेटम पे आएगा, तो एक नई बॉडी, एक नया स्पॉन्जिला बना लेगा। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत सारे मास लाइक सेल्स जो है, सेंट्रली अटैच्ड मास सेल्स, इस तरह बहुत सारे सेल्स अरेंज होंगे जब ये बाहर आएंगे। और ये बाहर से प्रोटेक्टेड है, ये जो जेम्यूल से बाहर आए हैं, इकट्ठा है। और यहाँ पे मतलब आपको ये बाहर से कवरिंग होगी। जब ये कवरिंग हुई है मतलब यहाँ पे इस पर कवरिंग बाय जिलेटिनस लेयर कह सकते हैं आप, जिलेटिनस वॉल कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स होंगे, इस तरह से कुछ एंडोस्केलेटन्स होंगे जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और यहीं पे पोरस बॉडी होगी, ये जिसमें पोरस बॉडी, और यहाँ पे ये अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्पिक्यूल्स जो कि एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसको सेव करेंगे। दिस इज द माइक्रोपाइल, उसका जो पोर है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये सबस्ट्रेटम पे इसके थ्रू अटैच्ड होगा। एंड दिस इज द आर्कियोसाइट, बेसिकली जो गैब्यूल्स दिख रहा है आपको, दिस इज द आर्कियोसाइट्स। तो मतलब ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब